नमस्कार, मार्केट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हर सप्ताह शनिवार को शाम 6 से 6:30 तक आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आते हैं ताकि आप शेयर बाजार से जुड़ी हुई तमाम उलझनों को, सवालों को जान सके, समझ सके। ये सप्ताह अर्थव्यवस्था के लिहाज से या फिर यूं कहिए कि शेयर बाजार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। शुक्रवार को अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो ये बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए और कारण साफ था। जिस तरह से बाजार बंद होने से पहले एक खबर आई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली और कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं, और जिस तरह से बाजार बंद होने के बाद जो बड़े ऐलान किए गए, यानी कि 4 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब बन गए हैं, यानी कि जो 10 बैंक्स जो थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनका मर्जर यानी कि एकीकरण किया गया। उसके बाद में अब 4 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स बन गए हैं। खास बात यह है कि इनमें से जो 4 एंकर बैंक्स हैं, अगर आप शेयर बाजार की चाल को समझे तो जब बाजार बंद हुए तो ये गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि माना जा रहा था कि जो 2 बैंक्स इनमें मर्ज किए जाएंगे वो जो है उनमें कुछ ज्यादा एनपीए हो सकता है, कई समस्याएं हो सकती हैं। तो इस वजह से जो 2 बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है उनमें तो 8 से 10% की तेजी देखी गई, लेकिन जिनमें मर्ज किए जा रहे हैं उनमें कुछ थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ऐसे में अगर आप बैंकिंग शेयर के अंदर निवेश कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो इस समय पर आपकी रणनीति क्या कुछ होनी चाहिए। प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एक जंग अब फिर से छिड़ गई है कि आप निवेश को किस तरफ लेकर के जाएं। तो अगर आपके जहन में भी सवाल है शेयर बाजार को लेकर के, तो 2 हॉटलाइन नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं। आपको नंबर्स बता देते हैं। नंबर है 011-2309-7647 और दूसरा हॉटलाइन नंबर है 2309-7648। दिल्ली के बाहर से अगर कॉल कर रहे हैं तो आप 011 लगाना ना भूलें। साथ ही साथ जब भी सवाल करें कोशिश कीजिए कि अपने जो टेलीविजन सेट की आवाज है उससे आप बिल्कुल म्यूट यानी कि बंद करें और फिर सवाल करें ताकि कोई भी एको आपकी आवाज में ना मिले। आप @अरुण शर्मा लाइव पर ट्विटर के माध्यम से ट्वीट भी कर सकते हैं सवाल को। इस ट्विटर हैंडल पर कोशिश करेंगे कि ट्वीट के माध्यम से जो सवाल आ रहे हैं वो सीधे आज के जो एक्सपर्ट हैं उन तक पहुंचाए जाएं। और अब आपको आज के जो मेहमान हैं उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ आज जोड़ रहे हैं जाने माने शेयर बाजार विशेषज्ञ नरेंद्र वाधवा जी, जो कि अध्यक्ष हैं CPAI के। शुक्रिया वाधवा साहब आपका कार्यक्रम में आने के लिए। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके फोन कॉल्स का और आपके ट्वीट्स का लगातार हमें इंतजार है, लेकिन वाधवा जी सबसे पहले समझना चाहेंगे ये जो PSB बैंक्स को जो बड़ा बूस्टर मिला है, 10 बैंक्स को मर्ज करके 4 बैंक्स में किया गया है, किस तरह से देखते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सूरत हाल यहाँ से जाते हुए? क्या लगता है कि अब यहाँ पे निवेश की रणनीति बनाई जा सकती है या फिर लगता है अभी भी थोड़ा बहुत रुकना चाहिए? देखिए, पिछले बजट के अंदर भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का इंडिकेशन दिया गया था और रिकैपिटलाइजेशन की बात जो करी थी उसके बाद ये लग रहा था कि ये कंसोलिडेशन भी आने वाला है। ठीक है। और इसके अंदर कई सालों से हम बातें कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन बड़े बैंक्स की जरूरत है, तो ये उसी की तरफ है। जो 12 बैंक बनेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनेंगे, इनकी अगर आप एनालाइज करें तो इनकी जो कैपिटल है और एसेट वैल्यू है वो 15 लाख करोड़ से ऊपर की बनेगी सारे जो बैंक बनेंगे। तो ये बड़े बैंक्स की शेप ले रही है, आने वाले टाइम में इसका फायदा होगा। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज और देखी है, बाजार जब बंद हुए तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि PNB बैंक यानी कि जो एक एंकर बैंक है और इसमें जो 2 बैंक्स मर्ज किए जा रहे हैं जिसमें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 बैंक्स को मर्ज किया जा रहा है। तो OBC और UBI के अंदर तो हमने अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा, लेकिन PNB में गिरावट थी। माना जा रहा था कि जो एंकर बैंक्स हैं उनकी बैलेंस शीट के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट आते हुए देखेंगे। तो अगर गिवन द फैक्ट आपको चूज करना हो इन बैंक्स के अंदर, तो एंकर बैंक्स वर्सेस द बैंक्स व्हिच आर गेटिंग मर्ज्ड, तो इनमें से किस तरफ आपका रुझान रहेगा? गोइंग फॉरवर्ड मेरे हिसाब से एंकर बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एफिशिएंसीज ज्यादा क्रिएट होने वाली हैं। ठीक है। और बड़ा कासा रेशो बनेगा। ये सारे कासा रेशो वाले, इनके अंदर काफी बड़ी कासा रेशो है, जिसमें करंट अकाउंट एंड कासा रेशो को बोलते हैं। करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं, ये इनका रॉ मटेरियल है बैंकिंग इंडस्ट्री का, जिनके सबसे ज्यादा कासा रेशो होती है। दे मेक द मेजर डेंट इन द मार्केट, मेजर उनके अंदर स्प्रेड्स मिलते हैं उनको। तो आने वाले टाइम में PNB के साथ जो ये मर्ज हो जाएंगे 2 बैंक, ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक बन जाएगा SBI के बाद, और इनकी कासा रेशो काफी इंप्रूव होने वाली है। तो एंकर बैंक जैसे आपने कहा किसको लेना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना है और वो भी
पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अंदर करना है तो एंकर बैंक्स में आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि पीएनबी इस लिहाज से बेहतर साबित हो सकता है बजाय कि जो दो बैंक्स मर्ज हो रहे हैं। हालांकि मंडे को हो सकता है कि कुछ मूवमेंट्स जरूर दिखाई दे जो बैंक्स मर्ज किए जा रहे हैं पीएनबी के अंदर या फिर जो भी एंकर बैंक्स है उसके अंदर, लेकिन जो बेहतर बैंक वही रहेगा जो एंकर बैंक्स यानी जिसमें बैंक्स मर्ज हो रहे हैं उसमें निवेश करना बेहतर हो सकता है लंबी अवधि की अगर बात की जाए तो। चलिए पहले कॉलर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ पहले कॉलर हैं आज के, ईशान जोड़ रहे हैं। शान नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं इन्वेस्ट किया हुआ है पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों में, और अराउंड ईयर मुझे हो गया है, बट कोई इसमें कोई उछाल या कोई हाइक नहीं आ रहा है। तो मैं विशाल एक बार अपना सवाल फिर से दोहरा देंगे, मैं समझ नहीं पाया क्योंकि आपकी आवाज काफी धीरे आ रही थी। जी सर हाँ। मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, लगभग 1 साल हो गया मुझे इन्वेस्ट किए हुए, बिल्कुल, बट कोई रिटर्न नहीं है, तो मुझे यहाँ वेट करना चाहिए या मैं निकल जाऊँ? आपको लगभग 1 साल हो चुका है पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। बैंक ऑफ बड़ौदा में सर। ठीक है, कितना लंबा रुक सकते हैं? कैपेसिटी कितनी है अब रुकने की? क्योंकि अराउंड 1 और 1.5 ईयर रुक सकते हैं। 1 से 1.5 साल और रुक सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने 1 साल पहले तब निवेश किया होगा जब शेयर बाजार लगभग 40,000 के आसपास था। यानी कि अगर मैं 7 से 8 महीने पहले की बात करूं तो 39,000 40,000 के लेवल्स पर सेंसेक्स था। मैंने काफी नीचे था उस समय शेयर बाजार, ठीक है, लेकिन बाजार ऊपर गया, बैंकिंग ऊपर नहीं गया। ठीक है, हुआ ये जब 40,000 शेयर मार्केट आया था तो बैंकिंग ऊपर नहीं गया था। बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम है मेरी, तो अभी वेट करना चाहिए। आई वांट टू नो फ्रॉम द एक्सपर्ट की, या फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। वाधवा जी, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, एक बैंक ऑफ बड़ौदा वो है जो ऑलरेडी जिसने मर्जर झेल लिया है, पीएनबी अब ऑल सेट है मर्जर झेलने के लिए। तो इन दोनों बैंक्स में क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए जो तमाम दर्शक, ऐसे कई दर्शक होंगे जो विशाल की तरह जो कि जिनका एक्सपोजर इनमें होगा, तो पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा को किस तरह से आप प्ले आउट करेंगे? देखिए, हमने अभी जैसे पहले बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंकर बैंक्स में बनेगी। ये दोनों आने वाले टाइम में एंकर बैंक्स बनने वाले हैं। ठीक है, पिछले 1 साल में हम एनपीएस की कंटिन्यूअस इन्फ्लो है कि एनपीएस कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और प्रोविजनिंग जो थी वो काफी बड़ी थी, जिसके अंदर इनके अंदर इश्यूज थे और इसकी वैल्यूएशन जो है वो सपोर्ट नहीं हो रही थी मार्केट में। लेकिन जैसे रिफॉर्म्स और मार्केट ने अपने गवर्नमेट ने अपनी मंशा दिखाई है कि वो बड़े बैंक बनाना चाह रही हैं, टू बिग टू फेल वाला कंसेप्ट है उसके अंदर, और गवर्नमेंट नया पैसा उसके अंदर डालने को, इन्फ्यूज करने को तैयार है। जैसे 70,000 करोड़ की अभी बात हुई है। बिल्कुल, तो ये एंकर बैंक्स आपको, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी इन्होंने इन्वेस्ट करा है, 1 साल और वेट करेंगे तो ये रिटर्नें अच्छी रहेंगे। चलिए कुछ ट्वीट्स भी ले लेते हैं इस समय पर। निपिन धंधारिया की ट्वीट आई है @धंधारिया_निपिन के ट्विटर हैंडल से। ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट टू डू विद येस बैंक एंड डीएचएफएल होल्डिंग अराउंड 400 शेयर्स ईच, मतलब 400 के आसपास शेयर्स येस बैंक का भी है और डीएचएफएल का भी इसमें है। पीएसबी से थोड़ा ध्यान हटाने की कोशिश करें, येस बैंक को देखें, ऑल टाइम लो पर इस समय पर येस बैंक चल रहा है, डीएचएफएल ऑलरेडी क्राइसिस से जूझ चुका है। इन दोनों बैंक्स का कोई फ्यूचर है या फिर यहां से पैसा निकाल के पीएसबीज में डालना कुछ बेहतर रणनीति साबित होगा? देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट होती है कंपैरेटिव हम बात जरूर करते हैं। बिल्कुल, पीछे इनके अंदर कॉर्पोरेट इश्यूज रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दोनों के अंदर इश्यूज रहे हैं। तो मेरी कहना रहेगा कि ऑल्दो जो लेंडिंग है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग जो है, इसमें स्कोप बहुत है, लेकिन अगर ये अच्छे किसी कंपनीज में जाएंगे, अच्छे बैंक्स में, जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक या बजाज फाइनेंस वगैरह में जाएंगे, एनबीएफसी अगर सेक्टर लेते हैं, तो इनको अच्छी रिटर्न मिलेगी और कैपिटल के अंदर काफी प्रोटेक्शन मिलेगी। चलिए अगला ट्वीट भी ले लेते हैं। इनका सवाल है, ये सीताराम जी का ट्वीट है। इनका कहना है कि पंजाब एंड सिंध बैंक, ये कुछ समझना चाह रहे हैं। इनका सवाल प्राइमरीली ये कि पंजाब एंड सिंध बैंक काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि पीएनबी के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय पर क्या पंजाब एंड सिंध बैंक में अब निवेश किया जाए या फिर ना निवेश किया जाए, इस सवाल को लेंगे। लेकिन हिमांशु भी इस समय पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। पहले इनका सवाल ले लेते हैं। हिमांशु, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? हाँ सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि जो जीडीपी सर फिलहाल हमारी 5% आ रही, तो सर आने वाले समय में जीडीपी मालूम अगर और नीचे जाती है तो सर बैंकों के जो नया जो एनपीए है सर वो भी बढ़ने से सर हमारा जो इन्वेस्ट का लॉस हो सकता है सर बैंकों में।
ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। इनका मुख्य सवाल ये है, जो कि कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब जब उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरबीआई का भी साफ कहना है कि साइक्लिकल एक तरह से स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? क्या ये एक तरह का लोअर बेस है कि यहाँ से अब निवेश करते हैं तो यहाँ से आपको जो जंप मिलेगा वो बेहतर मिलेगा? किस तरह से आप इस सवाल को ट्रीट करेंगे वाधवा जी? देखिए, कल हमारे आरबीआई गवर्नर ने और इकोनॉमिक एडवाइजर ने, और मैं उनसे सहमत हूं कि ये साइक्लिकल एक डाउन ट्रेंड है और ये स्ट्रक्चरल नहीं है। हमारे यहाँ डिमांड जो है कोई ऐसी टोटल डिस्ट्रक्ट नहीं हुई है डिमांड, ये साइक्लिकल है जो कि 5-6 साल के अंदर इकोनॉमीज में देखने को मिलती है। तो इसको हमारे को झेलना पड़ेगा। जैसे इनका क्वेश्चन है कि ये 5% की जो जीडीपी आई है, ये एक क्वार्टर की जीडीपी है, जिसके अंदर हमने देखा था इकोनॉमी में पूरा स्ट्रेस था। हमारे इलेक्शंस थे इंडिया के अंदर, जहां पर डिमांड के अंदर कहीं डिस्ट्रक्शन थी। गवर्नमेंट का मूव ये है कि इसके अंदर इसको रिवाइव करना चाहती है। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लगता है कि हमारी जीडीपी यहाँ से इंप्रूव होने वाली है। ये बेस इफेक्ट है, इससे ऊपर हमारे को ऊपर ही जाना है कहीं पर। ठीक है, यानी कि एक तरह से यहाँ से बेहतर आगे जंप लगाती हुई जीडीपी देख सकती है, क्योंकि ऑलरेडी 5% है, जिससे रिफॉर्म सरकार ले रही है। तो ये आई थिंक एक बेहतर मौका होगा अगर आप निवेश की रणनीतियां बनाते हैं तो, अगर ग्लोबल फैक्टर्स भी ऑल्दो उनको भी कंसीडर अगर हम करें तो। लेकिन इससे पहले जो ट्वीट हमारे पास में आया था जो पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के था, पंजाब एंड सिंध बैंक को निवेश के लिहाज से आप किस तरह से देखेंगे वाधवा जी? मैं उसी बात को, पहले हमारी जो डिस्कशन हुई है उसी बात को कहूंगा कि एंकर बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स जो हैं उसके अंदर अगर वो जाएंगे तो उनको ज्यादा मुनाफा होगा लॉन्ग टर्म। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, आपका जो व्यू होना चाहिए वो कम से कम 1 से 2 साल का होना चाहिए, तभी आपको स्टॉक मार्केट एक अच्छी रिटर्न देगा और वेल्थ क्रिएट करेगा। शॉर्ट टर्म जो है अभी भी हम उस फेज में हैं, ट्रांजिशन स्टेज के अंदर हैं, जहां का रिटर्न आपको इतने नहीं दिखेंगे, लेकिन एक्यूमुलेटिव और जो कंपाउंडिंग वाला पार्ट है वो आपको 2 साल में मिलेगा। यानी कि लंबी अवधि में अगर आप निवेश करते हैं तो कुछ बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। चलिए, अगले एक कॉलर हमारे साथ सुनील जुड़ रहे हैं झारखंड से। सुनील नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सुनील, टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए और सीधे फोन पर हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्टेड हैं, तो सवाल सीधे करिए। तो सर, मेरा सवाल ये है जी कि कुछ दिन पहले मेरे पापा बेसिल इंटरनेशनल में कुछ पैसा इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, मुझे जानना है कि वो पैसा अभी तो कंपनी शायद है कि नहीं है, पता नहीं। ठीक है, लेकिन जानना है कि वो पैसा मतलब किस तरह से रिटर्न किया जाए। ये बेसिल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कंपनी का नाम? बेसिल इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज था, इसी तरह का कुछ कंपनी। बेसिल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ। किस भाव पर लिया हुआ है इन्होंने? बेसिल इंटरनेशनल है सर, लिखा हुआ है उसमें बेसिल इंटरनेशनल, मेरे पास जो पेपर है। ठीक है, बेसिल इंटरनेशनल है। हाँ। कितना रुपए लगाया है और किस भाव पर मेरे लगाया? बाबूजी 1.5 लाख रुपया लगाए थे लगभग 2010 में। 2010 के अंदर? हाँ। ठीक है, जो मैं ट्रैक इस समय पर कर पा रहा हूँ, आई थिंक वाधवा जी बेसिल इंटरनेशनल की जो बात कर रहे हैं, और ये क्या आपके डीमैट में आपका स्टॉक है? डीमैट तो हमको उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सर। डीमैट ना ही डीमैट है, ना ही म्यूचुअल फंड है, कुछ भी नहीं है। नहीं, आपका जो शेयर है आपने डीमैट में कन्वर्ट करवा लिया था या डीमैटेरियलाइज नहीं कराया था? ये किस आपके पास डीमैट में फिजिकल फॉर्मेट में है? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि वाधवा जी से इसको और बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। 2010 में बेसिल इंटरनेशनल इन्होंने खरीदा है, लेकिन अभी जो मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ, बेसिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बेसिल केमिकल्स है, इन तरह की कंपनी में आई थिंक डीमर्ज हो चुकी है कंपनी। तो बेसिल इंटरनेशनल में क्या कुछ किया जाए? और ये सेबी का रूल आया था कि आपको डीमैटेरियलाइज कराना मैंडेटरी है, अगर इन्होंने नहीं कराया तो क्या इनके पास विकल्प रह जाता है इस समय पर? देखिए, इन्होंने जो बेसिल एंटरप्राइजेस का कह रहे हैं, मैं यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा कि इनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो इक्विटी है, स्टॉक है, बिल्कुल, या और कोई डिपॉजिट की फॉर्म में है, जैसे कंपनी डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये इनको देखने की जरूरत है। अगर इनके पास शेयर हैं और इनको डीमेट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। ये शेयर ट्रांसमिशन के शेयर
जो केसेस हैं उसके अंदर तो वो ट्रांसफर हो पाएंगे फिजिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है। इनको डीमेट कराने की पहले जरूरत है, कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके अंदर। इसका व्यू मैं ट्रैक नहीं करता इस कंपनी को, मैं जनरल व्यू दे रहा हूं कि आपको एक अच्छा, अगर आप पहले इन्वेस्ट नहीं करते मार्केट में या कोई गलती हमसे हुई है मार्केट में और आपको समझ नहीं है ज्यादा मार्केट की, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आए, वो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक अगर इनको आप थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकें कि अगर इनके पास डीमैट नहीं है और फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स हैं, तो क्या ये किसी ब्रोकरेज हाउस के पास जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खुलवा करके इन पेपर फॉर्मेट्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं? अभी विकल्प है इनके पास? हाँ जी, करा सकते हैं। जो डीमैट का प्रोसेस है वो तो करा सकते हैं। जो प्रोविजन आया है कि वो जो फिजिकल शेयर हैं वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है। तो कोई भी जो ट्रांसफर होगी या सेलिंग होगी वो सिर्फ डीमैट फॉर्म के अंदर होगी। ठीक है। तो आगे अगर इनको व्यू लेना है, सपोज इनको बेचना है उसको या कोई ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट प्रीरिक्विजिट ये रहेगी, इसको डीमैट कराएं पहले। चलिए, तो अगर आसान भाषा में समझे तो आपके लिए डीमैट मैंडेटरी है, यानी कि अब जो हम शेयर्स को रखते हैं, जैसे आप लॉकर के अंदर पैसे रखते हैं, वैसे डीमैट के अंदर शेयर्स रखे जाते हैं। नहीं, ऑनलाइन होता है। तो सेबी जो कि रेगुलेटर है शेयर बाजार का, उसने अब यह कहा हुआ है कि आप जितने भी शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, वो अपने डीमैट में आप ऑनलाइन ही उसका ट्रांजैक्शन आप कर सकेंगे। पेपर फॉर्मेट या फिजिकल फॉर्मेट अब नहीं चलेगा। आप किसी अच्छी ब्रोकरेज हाउस के पास जाकर के या फिर जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं उनसे पहले डीमैट खुलवाइए, उसके बाद पता कीजिए कि क्या ये पॉसिबिलिटी है, नहीं है। जैसे कि वाधवा साहब बता रहे कि आप फिजिकल फॉर्मेट से आप डीमैट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए शायद आप इसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सेबी को अगर लिखेंगे, ओम्बड्समैन को लिखेंगे, देखिए क्या विकल्प निकल पाता है, क्या आपके लिए विकल्प होता है। ये आपको डीमैट लेकिन खुलवाना ये सबसे पहले मैंडेटरी होगा। तो बैंकों के अंदर भी काफी डीमैट अकाउंट खुलते हैं। जी हाँ, बैंक से ब्रोकरेज हाउस आप कहीं पे भी देखेंगे जाकर के अप्रोच कर सकते हैं इसको। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ जोड़ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से जोड़ रहे हैं अगले कॉलर हमारे साथ में। श्रीवास्तव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? श्रीवास्तव जी आप लाइन पर हैं हमारे साथ? हाँ। अपना सवाल आप कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट मिल रही है, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हाँ जी, मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरे पास रिलायंस टैक्स सेवर का ELSS का मैंने खरीदा था, लमसम 3 लाख रुपए का। ठीक है। और वो इस समय मार्केट मतलब जो बहुत डाउन है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा जो उसका लॉक इन पीरियड था वो खत्म हो चुका है। ये ELSS आपने कब खरीदा है? मैंने ये खरीदा था 2016 में, मार्च में। ठीक है, 2016 में, और इस समय पर 2019, यानी कि ठीक है, ये हो गया मेरा लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसके अलावा और कोई सवाल आपका श्रीवास्तव जी? नहीं, बस यही सवाल। ठीक है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स जिसमें 3 साल का लॉकिंग होता है, टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, इन्होंने 3 साल पहले खरीदा है। वाधवा साहब, तो लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, क्या करें? कंटिन्यू करें या फिर लगता है ELSS से निकाल करके कहीं और बेटर ऑप्शंस आपको इस समय पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इनकी बात से मेरे को लग रहा है सेक्टर स्पेसिफिक इन्होंने इन्वेस्टमेंट हुई है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो मल्टी सेक्टर फंड के अंदर अगर ये चले जाएंगे और तो इनको बेनिफिट होगा, अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की, लेकिन इनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा बड़ा व्यू लेना पड़ेगा। पिछले 2 साल के अंदर 2017 के बाद जब से सेबी ने इनको म्यूचुअल फंड्स को सेक्टर को वैम्प करा है, रीस्ट्रक्चरिंग करी है उसके अंदर, तो इसमें मिड कैप में काफी फॉल आई है। ठीक है। और मेरे को लगता है इनका जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फंड था, इसके अंदर परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही होगी। तो मल्टी कैप और मल्टी सेक्टोरल फंड लेंगे तो उसका इनको, यानी कि आप ELSS का पैसा निकाल करके जो मल्टी कैप फंड्स हैं वहां पर आप निवेश कर सकते हैं। पंजाब से अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, चिंटू गोयल नाम है। चिंटू नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैंने एक वैक तक का शेयर खरीदा था। कौन सा स्टॉक बताया आपने? वैक तक VATE वैक तक। ठीक है। वो सर 510 रुपए के भाव से खरीदा था मैंने। ठीक है। आज उसका भाव 263 रुपए है सर। वाइजर ग्लोबल कह रहे हैं आप? वैक तक है सर उसका कंपनी का नाम। किस भाव पर खरीदा है आपने? 510 रुपये। 510 रुपए, ठीक है। आज उसका भाव है 263 रुपए सर। ठीक है। मुझे रखना चाहिए कि बेच के बाहर आ जाऊं सर इसमें? 50% तो आपका आई थिंक पैसा जा चुका है इसके अंदर। हाँ जी। ठीक है। मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ इसको अपने सिस्टम के ऊपर जो आप स्टॉक बता रहे हैं, लेकिन वाधवा जी से समझ लेते हैं। क्या आप ट्रैक करते हैं और 50% इरोजन के बाद में क्या करना चाहिए चिंटू को? अगर 50% पैसा निकल चुका है इनका, मतलब
जितने पे निवेश किया था उसका आधा दाम आ चुका है, अब क्या करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ट्रैक नहीं करता और इससे पता भी नहीं लग रहा कौन सी इंडस्ट्री के अंदर है ये कंपनी, तो उसमें कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन आपने चूंकि अब रिलायंस के हम ELSS की बात कर रहे थे, तभी एक ट्वीट आया, रोशन पाटिल का ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि रिलायंस कैपिटल और जो खासकर जो ADAG ग्रुप है, इसको हम कैसे ट्रीट करें, कैसे डील करें, क्योंकि लगातार प्रेशर इन पर माउंट हो रहा है, डेट लगातार इन कंपनीज पे बढ़ रहा है, जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनीज के जो ग्रुप है यानी कि ADAG ग्रुप है, इनमें क्या कुछ रणनीति रहेगी और निवेश जिन्होंने किया है वो क्या कुछ इस समय पर करें? रोशन पाटिल का सवाल है ये। ADAG ग्रुप के अंदर हमने देखा है काफ़ी वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुई है ऑल अक्रॉस सारी कंपनीज के अंदर, और गोइंग फॉरवर्ड ये काफ़ी लिवरेज कंपनी है, काफ़ी इसके अंदर लोन्स वगैरह हैं, और नए रूल जो इंसॉल्वेंसी के आए हैं उसके अंदर कंपनी नहीं बिकती, उसके एसेट्स बिकते हैं, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क इन्वेस्टर होते हैं, तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जितना जल्दी ये अपने इसको चेंज करेंगे, इसमें सेल करके किसी अच्छी बड़ी कंपनी जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो उसको लेंगे तो फायदा रहेगा। इसके अंदर इस ग्रुप से निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगला ट्वीट ले लेते हैं। देवाशीष बिस्वाल का ट्वीट है, ये @देबिस्वाल ट्विटर हैंडल से सवाल आया है। इनके सवाल ऑटो सेक्टर को लेकर के हैं। ये कह रहे हैं कि अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, इन दोनों स्टॉक में क्या करना चाहिए? दोनों कमर्शियल व्हीकल को प्राइमरीली फोकस करते हैं। ऐसे में जब सरकार का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है, तो ऐसे में कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इन दोनों ही जो स्टॉक हैं, इनमें क्या कुछ करना चाहिए अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स में? देखिए, टेक्निकली मैं बात करूं तो अशोक लेलैंड एक बहुत अच्छे लेवल पे है, अगर यहाँ खरीदारी करेंगे तो अच्छा इनको गेन मिलने वाला है। ठीक है। LCV और HCV जो सेगमेंट है कमर्शियल व्हीकल का, इसके अंदर पीछे चेंजेस आए थे टनेज के ऊपर, तो इसके अंदर भी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर रिलैक्सेशन करने वाली है, और ये एक बहुत अच्छा आपको गेन देने वाला सेक्टर है। इसमें थोड़ी थोड़ी सिप के माध्यम से डिफरेंट टाइम जोन के अंदर इसको बाइंग करे तो इसके अंदर अच्छा रहेगा। टाटा मोटर के अंदर लोन्स का जो है वो बहुत बड़ा हैंग अप है उसके अंदर। ठीक है। तो ऑल्दो उनके जो मॉडल्स हैं इंडिया में काफी एक्सेप्टेबल हैं, काफी कंपनी बेच पा रही है कमर्शियल जो कार्स हैं, बिल्कुल, लेकिन उसका जो लोन बुक है वो बहुत बड़ी है, लोन उसके ऊपर काफी बड़े हैं, तो उसकी बजाय मारुति अगर थोड़ा नीचे जाता है, अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही पैसेंजर कार सेगमेंट में जाना है, तो मारुति जिसका 55% शेयर है इंडियन कार मार्केट के अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन आती है 5500-5600 के लेवल पे, उसमें एंटर करेंगे और साथ में अशोक लेलैंड लेंगे, तो ये ऑटोमोबाइल का एक अच्छा प्ले रहेगा। तो आप कह रहे हैं बेटर ये रहेगा कि आप अशोक लेलैंड प्लस मारुति यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें अगर अपना एक्सपोजर रखते हैं तो आपको बेटर रिटर्न मिल सकते हैं यहाँ से अगर आप निवेश करते हैं तो। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस समय पर उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। उमेश, आप लाइन पर हैं हमारे साथ? नमस्कार, स्वागत है आपका, और क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर, ऐसा है कि सर मैंने 1917 में ICICI म्यूचुअल फंड में 75,000 रुपये निवेश किए थे। ठीक है। और 28,000 रुपये का गोल्ड बॉन्ड यूको बैंक से खरीदे थे। ठीक है। तो वो जो ICICI का म्यूचुअल फंड जो हमने दिया है उसमें कुछ सर जो बैंक उनके इधर उधर हो रहा है, इसमें कहीं उसमें गड़बड़ा तो नहीं जाएंगे पैसे? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल म्यूचुअल फंड को लेकर के है। बहुत पुराना ये रिकॉर्ड ट्रैक करवा रहे हैं हमसे कि ICICI के म्यूचुअल फंड को खरीदा था, लेकिन ओवरऑल इन म्यूचुअल फंड को किस तरह से आप टाइम करेंगे, यानी कि क्या ये बेटर टाइम होगा अपनी एक मुश्त पैसा लगाने का, क्योंकि मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 40,000 के पास से अगर हम देखें आज की तारीख में तो हम 35,000 के आसपास आ चुके हैं और उसी के आसपास हम लोग होवर कर रहे हैं, या फिर आप कहेंगे कि इस समय पर SIP के माध्यम से कंटिन्यू करें और ग्रेजुअली पैसा लगाते रहे, वो बेटर स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है? SIP हमेशा एक अच्छा विकल्प है जिसकी तरफ रिटेल इन्वेस्टर को जाना चाहिए। ठीक है। अभी जो करेक्शन हुई है, प्राइस करेक्शन हुई है, इसके बाद अभी टाइम करेक्शन का अभी लगता है कि थोड़ी सी टाइम करेक्शन रहेगी। टाइम करेक्शन का कहने का मतलब है कि अभी ये इसी रेंज के अंदर रहेगा, करेक्शन जो है लंबी चलेगी, मतलब टाइम लेगी उसके अंदर वापसी आने के लिए। तो डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर अगर ये इन्वेस्ट करेंगे, सिप के माध्यम से करेंगे, तो ये अच्छी रिटर्न मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, कोई डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? जितनी कंपनीज के बारे में बात करी है हमारे ग्रुप ने, कहीं ना कहीं उनको रिकमेंड करा होगा या हम होल्ड करते हैं।
शुक्रिया अवादवा जी आज कार्यक्रम में आने के लिए। तमाम दर्शकों को एक तरह से उनके सवालों को सुलझाने के लिए, उलझनों को सुलझाने के लिए तो आज के जो मार्केट दिस वीक के इस अंक में इतना ही। लेकिन अगर आप गोल्ड को लेकर के कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि गोल्ड में यानी कि सोने में निवेश के क्या मौके हैं, क्या विकल्प हैं, गोल्ड ETF या फिर गोल्ड बॉन्ड्स या फिर गोल्ड फिजिकल फॉर्मेट में खरीदना चाहते हैं, तो कल हमारे साथ 9:30 बजे मनी मंत्र में जुड़ना ना भूलिएगा। लेकिन बहरहाल आज मार्केट दिस वीक में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।